सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होगी यूनिट 3 बीपीसीएस 184 की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को मुख्य तौर पर कवर करना है विकासात्मक सिद्धांत। तो 20वीं शताब्दी के मध्य अनेक विकासात्मक सिद्धांतों का विकास हुआ जिन्होंने विकास के अध्ययन को औपचारिक विधार विचारधारा के रूप में स्थापित किया। नीचे ऐसे सिद्धांत का विवरण दिया है जो मानव विकास की प्रक्रिया को समझने के साथ समग्र प्रक्रिया को समग्रता के साथ समझने के लिए आंशिक अथवा संपूर्णतः स्वीकार किए जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सरोकार इस बात पर है कि मनुष्य को सीखने, ज्ञान अर्जित करने और अर्जित ज्ञान को दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। नीचे 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक विकास का योगदान की व्याख्या करने का बीड़ा उठाने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। उन्होंने अपने 3 बच्चों का विकास की प्रक्रिया को सिलसिलेवार गहराई से अध्ययन किया एवं तथा निरीक्षण किया और उसके आधार पर अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंतिम रूप दिया। उन्होंने देखा कि शैल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उनके बच्चों अ, प्रागत्ता प्रागअवस्था तक उनके बच्चे में सोचने की प्रक्रिया में किस प्रकार विकसित हुई और विभिन्न चरणों में किस प्रकार पूरी हुई। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष होता था उसको संवेदी प्रेरक। तो देखो, हम ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन लोग को ज्यादा समझ में आ रही होगी। तो संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण मुख्य तौर पर इस बात पे कि हम अपने इमोशंस से किस तरीके से चीजें सीख रहे हैं और सामाजिक तौर पर उन्हें किस तरीके अपने बिहेवियर में ढाल रहे हैं और किस तरीके से उससे व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो फिर 0 से 7 तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। 7 से 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। 12 वर्ष तक पौगंडावस्था, वर्ष तक वर्ष से इसमें 8 अवस्था थी। इसमें गर्भ अवस्था कम कर दी गई है शायद। तो इसमें 8 अवस्था थी और 9वीं अवस्था इनकी वाइफ ने जोड़ी थी, जिसको हमने एक बार बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका है अपनी सेकेंड ईयर में। ये हम लोग का बीए पीसीएस में ये एक चीज है। तो वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, लेव वाइगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जन्म दिया था, जो जीन पियाजे के सिद्धांत से अलग था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के आसपास की वस्तुओं से संपर्क की बात पर जोर दिया। ठीक है, प्रक्रिया के दौरान बच्चे के आसपास की वस्तु के साथ संपर्क से वही वाइगोस्की ने बच्चे के समझदार वयस्कों तथा संबंधों के साथ सामाजिक सामाजिक संपर्कों को महत्व दिया। इस सिद्धांत की 2 महत्वपूर्ण धारणाएं नीचे संक्षेप में दी गई। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार हुआ। इमोशन डेवलप से बाहर जो सामाजिक रूप में है क्या, हाँ, संबंधित सामाजिक संपर्कों में कैसे उनका बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हुआ। और प्रत्येक बच्चे के विकास की अवधि में समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर। जब वह अपनी समस्याओं स्वयं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। तो उच्च स्तरीय विकास जब वह वयस्कों तथा अपने से आयु से बड़े साथियों का सहयोग करने की क्षमता पर जाता है। इन दोनों के बीच एक स्थिर स्थिति को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ बच्चा अपने से सीख रहा था और धीरे 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 क्या बोलते हैं आसपास की वस्तुओं के संपर्क से सीख रहा था, वो कहा गया। वो सिद्धांत किसका था? वो सिद्धांत था जीन पियाजे का सिद्धांत। उनका सिद्धांत है कि आसपास की चीजों की से क्रिया करके बच्चा सीख रहा है। और लेव वाइगोस्की का सिद्धांत था कि सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों पर जोर दे करके बच्चे में सीखने की भावना का अर्जन मतलब बढ़ रही है, जिसका प्रयोग वो कर रहा है। ठीक है, ब्रूनर के ज्ञान अर्जन का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर अमेरिकी मनोविकासात्मक मनोविज्ञान जिन्होंने वाइगोस्की के विचार को पश्चिमी सिद्धांतों के बीच पहुंचाया। ठीक है, उन्होंने पियाजे के अलग विचारों के लिए उन्हें वाइगोस्की सिद्धांत के साथ मिलकर ज्ञानार्जन के 3 रूप विकसित किए।
निष्क्रियता, प्रतिनिधित्व, ज्ञान क्या है, ज्ञान आधारित निष्क्रियता अर्थात अथवा जानने की चीजें कैसे की जाए। ठीक है। दूसरा था सांकेतिक ज्ञान, दृश्य आकृतियां का अंकलन के माध्यम से प्रतिनिधित्व परक ज्ञान पर आधारित। अंत में दृश्य प्रतिमान पर भाषा पर आधारित तथा सांस्कृतिक संक्रमित। मतलब पहले बच्चा क्या सीखता है, सांकेतिक ज्ञान सीखता है, जो चीजों और जो चीजों पर आकृतियों के अंकलन के माध्यम से प्रतिनिधित्व पर ज्ञान अर्जित किया जाता है कि कैसे जब वो बोलना नहीं जानता, वो कुछ शब्द नहीं पहचान पाता, अक्षर को नहीं ज्ञान होता, तब वो इस तरीके की चीजें से सीखता है शुरुआत में। फिर दूसरा होता है सांकेतिक ज्ञान, जिसमें कुछ संकेतों के द्वारा सीखता है, मम मम पानी होता है, जैसे कुछ कुछ धीरे धीरे सीखता है, जिसमें वो फिर आता है लास्ट में उसका, जब वो अपने अक्षरों और शब्दों के द्वारा किसी किसी चीजों को सीखना स्टार्ट कर देता है, वो हो जाता है जेरोम ब्रूनर का क्या ज्ञान अर्जन का सिद्धांत कि बच्चे कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत यह एक स्मृति आधारित सिद्धांत है जो सूचना प्राप्त करने उन्हें संग्रहित करने की अवधि से संबंधित है। ध्यान दें कि प्रक्रियाएं सूचनाओं को संभालने तक उनके विकासात्मक अभ्यास आदि कुछ ऐसे तरीके हैं जो सूचना को ग्रहण करने, उसे अल्पकालीन स्मृति में रखने तथा दीर्घकालिक स्मृति में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। कुछ स्मृति हमारी होती है अल्पकालिक होती है, जिसे मैं अभी याद करके भूल जाना। क्या आपको याद है कि आपका 10th के एग्जाम में पेपर क्या आया था? तो वो अल्पकालिक स्मृति होती है, बस कुछ समय तक होती है, फिर कुछ समय बाद वो भूल जाता है। सप्ताह भर बाद आप भूल जाते हो, एकदम टून हो जाते हो कि भाई क्या आया था पेपर, हमको क्या लेना देना, हम पास हो गए, लड्डू बांटो पेड़े बांटो, भूल जाओ, कहानी खत्म। कुछ स्मृति होती है जो बचपन की याद होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, कोई जगह से रिलेटेड, वो आपको याद होती है। या कुछ ऐसी स्मृति होती है जो उस जगह पे पुनः आने के बाद वापस से प्राप्त कर ली जाती है। जैसे कोई मंदिर हो गया कि हम इस मंदिर में बचपन में आए हुए थे, ये चीजें वहां ऐसा है वैसे, वो चीजें वापस से जाग जाती है। तो नैतिक विकास का पर कोलहबर्ग का दृष्टिकोण। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे के बच्चों पर किए गए अनुसंधान प्रभावित अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलहबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक है। कोलहबर्ग ने नैतिकता का विकास का सिद्धांत पियाजे के दो चरणों वाले नैतिक निर्णय के सिद्धांतों से अधिक अग्रवर्ती था। कोलहबर्ग का नैतिकता के विकास का सिद्धांत पियाजे के दो चरणों वाले नैतिक निर्णय के सिद्धांत से अग्रवर्ती था। यह पियाजे के छोटे बच्चों की नैतिक दुविधा को स्थिरता तथा बड़े बच्चों की अपेक्षाता को अलग हटकर था। ये हम कोलहबर्ग के अनुसार विभिन्न आयु अवस्थाओं में नैतिक विकास को देखें। नैतिक विकास को हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं, पूरी की पूरी एक चैप्टर था कि नैतिकता का विकास कैसे होता है। तो नैतिकता विकास की अवस्थाएं होती है। पहला स्तर होता है आज्ञाकारी और दंड अवस्था, जिसमें हम लोग आज्ञाकारी होता है कि सामने वाले की आज्ञाकारिता को मानता है या उसके दंड के व्यवहार से डर के कोई व्यवहार करता है। दूसरी अवस्था होती है व्यक्तित्ववादी एवं अगला बदली। आप एक कि एक से अधिक सही मत की संभावना होने पर बच्चों को लगने लगता है कि वह दंडित होने से बच सकते हैं, और मानसिकता प्रबल रहती है कि फलाना भी यही सोच रहा है, इसका भी आंसर यही है, हमारा भी आंसर यही है, तो हम दोनों का ये सही होगा, सर का ही हो सकता है गलत हो गया होगा। तो अपने आप का प्रबल होता है कि सर एक बार आप चेक कर लो, और कहीं आपका आंसर तो बोर्ड पे जो आप कराया वो गलत नहीं ना आ गया। तो और पारस्परिकता की सोच का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कहे दूसरे होता है दूसरों को हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। ठीक है। पारस्परिकता का विकास होता है। फिर तीसरा स्तर होता है अच्छे पारस्परिक संबंध, दूसरों से अच्छे संबंध रहेंगे तो अच्छे संबंध अच्छे काम करने की नैतिकता विकसित होने लगती है। अच्छे संबंध अच्छे काम की ओर ले जाता है और समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बच्चा समाज में सीधा जुड़ जाता है और अपने विभिन्न स्तरीय सत्ताओं में नियमों का पालन करना तथा सामाजिक निर्णयों का पालन करना सीख जाता है। जैसे कि ये लगे कि वो एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है। सामाजिक
अंतर एवं व्यक्तिगत अधिकार। यह व्यवस्था मौलिक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक विशेषताओं के समय विकसित हो जाती है और ये सब सोच का केंद्र में आ जाता है कि क्या चीज़ जरूरी है, ये चीज़ हमारा हक है, इस चीज़ से हम नहीं हो सकते, कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा हक है, लाइट हमारा हक है, ये सब खराब होने में हमें एक्स्ट्रा पैसा किसी विभाग में नहीं देना है, ये सब हमारा हक है। अच्छाई और बुराई और विश्लेषण का मूल्यांकन करने लगता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सार्वभौमिक सिद्धांत, ये सिद्धांत यह अवस्था में व्यक्तित्व व मानव मूल्यों को महत्व देता है। समानता, न्याय, गरिमा, सम्मान उसकी सोच का केंद्र में आ जाता है कि हर चीजों को सम्मान होना चाहिए। हर लिंग में उस भेद वो कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि वो हर लोगों की गरिमा करता है, चीजों को न्याय देखता है, समानता में देखता है और इसके केंद्र में ये रहता है उसकी मानसिकता हमेशा सही गलत के आधार पर अपनी नैतिकता तय करने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस चीजों को वो सबसे अहमता के मानता है। कैरन गीगले ने दशक के दशक में सामाजिक मनोविज्ञान में सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के साथ काम किया था। बाद में कोलरबर्ग के अनुसंधान सहयोगी बने। उनका विश्वास था कि कोलरबर्ग उनकी नैतिकता सिद्धांत पुरुषों को प्रमुखता प्रदान करती है तथा क्योंकि कोलबर्ग में अधिकतर अनुसंधान विषयों पर केंद्र ही पुरुष ही होते थे, गिलिगन मानते थे कि पुरुषों तथा स्त्रियों की नैतिकता के दायरे में मनोवैज्ञानिक रुझान अलग अलग होता है। पुरुष कानून व न्याय से अधिक जोर देते हैं। पुरुष ध्यान देखना, पुरुष कानून और न्याय से, ये एक लेडीज थी, अधिक जोर देते हैं तथा स्त्रियां देखभाल से जुड़े दायित्व को संबंधों पर अधिक जोर देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो स्त्री यह मानती है कि पुरुष से भिन्न तो है परंतु कमतर नहीं। स्त्रियों में कार्य में न्याय संगत नैतिकता में उतरने पर आधारित होते हैं, जिसमें देखभाल संबंधी नैतिकता पर आधारित होता है। जब यही हुआ कि हर लोग पुरुष के ऊपर फोर्स कर रहा है कि मतलब हर चीज़ पुरुष के ऊपर टेस्ट की जा रही है, ये सब सारी चीज़ें पुरुष पुरुष प्रधान ही हो रहा है। तो यही एक ऐसी लेडीज थी जब आई और इन्होंने दो जगह काम किया हुआ था, एरिक एरिक्सन के वहाँ और कोहरबर्ग के अनुसंधान में इन्होंने काम किया हुआ था। तो इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया कि नैतिकता का, लड़कियां जो होती है, लड़के कानूनवादी पक्षवादी ये सब चीज़ें ज़्यादा होता है, अंधाधुनी में काम करते हैं, सब चीज़ें कि न्याय व्याय छोड़ करके, सही गलत का छोड़ करके एक विशेष पक्ष लेते हैं, जबकि लड़कियां देखभाल करने में और विश्वास करने में बहुत ज्यादा होती है और लड़के जल्दी क्या बोलते हैं एग्रेसिव या कठोरता के खिलाफ आवाज उठा लेते हैं, जबकि लड़कियां कुछ समय तक उसे सहती है, अति हो जाने पर उसे आवाज उठाती है। ये चीजें भी एक बार लोग सब कुछ हम लोग वैसे तो एक बार पढ़ चुका है। ठीक है, तो भाषा विकास के सिद्धांत, तो भाषा विकास के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें कुछ होता है बहुत सारे सिद्धांत है जिसमें से कुछ कुछ खास खास है। तो बहुत सारे लोगों का योगदान भी रहा। बी.एफ. स्किनर का द्वारा योगदान, बह बह बेरहम फ्रेडरिक स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा व्यवहारवादी थे, जिनका विश्वास है कि भाषा का विकास क्रिया प्रसूत अनुसंधान अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार होता हुआ है। दूसरों की नकल करने, सक्रियता, संकेतों तथा लाभकारी तंत्र बच्चों को भाषा सीखने में सदा सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम माँ का दूध से भरा गिलास लेकर बच्चे के पास पहुंचती है, तब बच्चा देखता है कि मुंह से खास ध्वनि पैदा करता है और दूध के गिलास का अर्थ समझने का प्रयास करता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ बच्चों को दूध शब्द का उच्चारण करना सिखाती है सिखाती जाती है और वह इस शब्द का उच्चारण करना सीख जाता है। पहली बार दूध कहता है तो माँ मुस्कुराती है और गिलास पुरस्कार को लाभकारी वस्तु के रूप में उसे दे देती है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब बच्चों को सही शब्द का उच्चारण करके दूध प्राप्त करने में अपनी आवश्यकता को प्रकट करना नहीं सीख जाता। स्किनर के भाषाई विकास में शामिल है अभिप्रेरित किया, पहले उसे मोटिवेट किया जाता है, भेद करने वाली उत्तेजना, फिर प्रतिक्रिया, फिर आवृत्तिकरण, मतलब पहले आपको धीरे धीरे दिखाया जाएगा कि आप बोल सकते हैं, शब्दों को उच्चारण से आप लोग को बोलने की कला सिखाई जाएगी। फिर आप जब बोलने लगोगे तो सही बोलने पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे कि आप लोग ऐसी ही गतिविधियां बार बार करते रहो। नाओमी चॉम्स्की का योगदान, नाओमी चॉम्स्की अमेरिकी भाषा शास्त्री, उन्होंने स्किनर के सिद्धांत का विरोध किया और बताया कि बच्चे भाषा सीखने की योग्यता सहज रूप से सरलता से प्राप्त करते हैं। भाषा सीखने में एक जटिल प्रणाली मनुष्य के मस्तिष्क में मौजूद रहती है, इसे भाषा अर्जन उपकरण कहा जाता है। चॉम्स्की ने आगे कहा कि सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा बताती है कि सभी भाषाओं के व्याकरण की
संरचना तथा नियम एक जैसी ही है। तो शैल्यावस्था तथा बाल्यावस्था में भाषा तथा संचार विकास के कुछ अवस्थाएं होती है, जिसे आप देख लो। शिशुकाल होता है, ठीक है। आरंभिक कुछ महीनों में दिखाई पड़ने वाले परिवर्तन होता है, जिसमें अ उ आ जैसे आवाजें निकाली जाती है। फिर 3 6 से 9 महीने के बीच वह विद्यालय जाने की अवस्थाओं से पहले आरंभिक स्वर व्यंजन आवाजें इस अवस्था में निकाली जाती है, जैसे दादा मामा जैसे शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर लिया जाता है। 10 महीने की आयु में उसे बातचीत को समझना प्रारंभ कर देना, जिसमें वह संलग्न रहते हैं, समझे समझते जाते हैं, बोलते कम है। मतलब देख समझेंगे ज्यादा कि आप क्या बोल रहे हो और आप बोलेंगे कम। 12 से 13 महीने, जैसे यहाँ 10 से 11 महीना होना चाहिए। 12 से 13 महीने में शाब्दिक आंशिक शाब्दीय भाषा बच्चे अपनी जरूरतों को अभिव्यक्त करने के लिए शाब्दिक शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनके माध्यम से अपने कथन को आश्रय समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पानी के लिए आने शब्द या पा का प्रयोग किया जाता है, मतलब मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर 15 से 18 वर्ष, 18 महीने की आयु में वो टेलीग्राफ भाषा बच्चे जैसे मामा जा, डॉगी शू, ये सब होता है। और विद्यालय पूर्व के वर्ष होते हैं जिसमें वो चीजों को सीखता है। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत भी है कुछ। एरिक एरिक्सन के विकास में मनोवैज्ञानिक अवस्था है। सिग्मंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के आधार पर एरिक एरिक्सन ने 1950 में शालावस्था वृद्धावस्था तक बने रहने वाले सामाजिक गतिविधियों को सॉरी सॉरी कहाँ गया सामाजिक गतिविधियों के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत का आविष्कार किया। फ्रायड ने मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एरिक एरिक्सन को विश्वास हो गया कि यह विकास की प्रक्रिया में लैंगिक विकास की तुलना में सामाजिक संपर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8 अवस्थाएं के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं में सम्मिलित है। इस अनुच्छेद में 5 अवस्थाएं का वर्णन किया जाएगा जो शालावस्था से प्रागअवस्था तक मौजूद रहती है। वही चीजें जो हम 8 वर्ष तक पढ़े, जो जिन्हें 8 बार बनाया था, उन्होंने उनको 5 बार में किया और देखा कि किस तरीके चीजें विकासात्मक घटक होता है, असफलतापूर्ण जो निपटते हैं और जो असफल रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं पढ़ चुका एक बार पहले भी, तो ये चीज़ों को बहुत लंबी हो जाएगी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कोई इम्पोर्टेंट सा नहीं है कि चलो एक बार देख ही लेते हैं, सब पढ़े इतना तो इसमें क्या जाता है। ठीक है, तो अल्बर्ट बैडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जो ये बताता है कि सामाजिक व्यवहार दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करने से अभिग्रहित किया जाता है। मतलब कि हम लोग कैसे दूसरे एक्टर्स को, सामाजिक लोगों को फॉलो करते हैं, उनको देख पहले ध्यान दिया जाता है, फिर धारणा करना, फिर पुनरुत्पादन करना, फिर प्रोत्साहित करना। ठीक है, सह संबंध आसक्ति का सिद्धांत, यह सिद्धांत जॉन बॉल्बी ने दिया। इस सिद्धांत में बच्चों को अत्यधिक आधारभूत सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक भूमिकाएं निभाने से रोका जाता है। यह वयस्क के रूप में विकसित होने पर संबंधों के अक्षमता का अनुभव होता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि बच्चे संबंध व्यवहार प्रणाली के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें संबंध के स्रोत की ओर ले जाते हैं, जो अच्छा लगता है या आत्मीयता देता है उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। मतलब जो उनको बढ़ावा देता है, अच्छी चीजों की और गतिविधि की ओर ले जाता है और उनसे सामूहिक जुड़ाव बनाता है, वो अपने अच्छा लगता है और उनसे एक रिश्ता सा बन जाता है। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। लैंगिक भूमिका विकास सीखने की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं लैंगिक भूमिकाएं का विकास संभावनाएं तय करने तथा लैंगिक भूमिकाओं की पहचान निर्धारित करने करते हैं। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत आरंभिक वर्षों में लैंगिक भूमिका गठन के विकास में बड़ा योगदान है। अपने बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य वयस्कों से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हुए देखते हैं कि सामान्य लिंग वाले माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। मतलब जो लड़की होती है तो वो मम्मी से ज्यादा अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है, लड़का अपने पापा से ज्यादा अपनी पर्सनल बातें शेयर करता है, क्योंकि समान समान लैंगिक सिद्धांत ये बताता है कि अपनी लैंगिकता वजह से लोग ओपन आराम से हो पाते हैं।
ठीक है। उरी बॉर्न फेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत, तो पारिस्थितिकी प्रणाली के सिद्धांत पर 1989 में किया गया। उसी ब्राउन-फेनर का शोध कार्य बताता है कि मानव विकास में पर्यावरणीय प्रणाली की क्या भूमिका है। उनका सिद्धांत बच्चे को पारस्परिक पारिस्थितिकी की व्याख्या पर्यावरणीय संदर्भों के विभिन्न स्तरों पर करते हैं। इनमें अत्यधिक समीपस्थ से लेकर दूरस्थ प्रणालियों तक आने वाली सभी प्रणालियों को शामिल किया गया है। वयस्क को केंद्र में रखते हुए अन्य प्रणालियाँ सांकेतिक परतों का निर्माण करती है। यह संरचना रूस में नेस्टिंग डॉल की तरह होती है। एक स्तर की परत दूसरे स्तर की परत में खुलती है। 2006 में ब्राउन ने अपने सिद्धांत में संशोधन करने इसे जैविक पारिस्थितिकी प्रणाली का नाम दिया, जहाँ व्यक्ति उसकी विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका पर बल दिया जाता है। जिसमें 5 स्तर होते हैं: व्यक्ति संबंधित, मतलब व्यक्ति संबंधी, व्यक्तिगत, व्यक्ति व्यक्तिगत, जो संबंध तथा पर्यावरण मनुष्य की विकास प्रणाली को प्रभावित करता है। उनका चयन एक सीमा तक मनुष्य कर सकते हैं। बच्चा, परिवार, पारिस्थितिक पड़ोस, लघु प्रणाली, समूह प्रणाली, वाह्य प्रणाली। दुर्गा सिन्हा का अभाव का सिद्धांत कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं है ऐसे। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम वीडियो को यही कहानी खत्म की जाती है। और किसी भी तरीके की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी भी तरीके की कोई पर्सनल प्रॉब्लम में कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी पर्सनल कोई भी मेरे लिंक पे आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला। और किसी भी तरह की कोई राय वाय हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। बाय।